स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मतलब ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी डिवाइस किए थे कभी कभी आप प्रीलिम्स नहीं फेल किए। कि जैसा हम लोग यूजुअली प्रीलिम्स के अराउंड एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत ज़्यादा रट्टा मार करके पहुंचना है उसमें, लास्ट के 2 महीने में जितनी चीज़ें आप रोट लर्निंग कर सको उतना करो। लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स आपकी एक अंडरस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल आप पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, आप ऐसे फैक्ट्स को रट नहीं सकते। आंसर राइटिंग मैं सेकंड नंबर पे प्लेस करूँगा आफ्टर PYQs मेंस के लिए, और आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है आपका एग्जामिनर से है, और वो है आपकी कॉपीज़ के थ्रू। तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम टॉप नॉच का होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक परमार, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एट नेक्स्ट IAS, और आज मेरे सामने अमितेश पांगते हैं और ये 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 212 रैंक सिक्योर किए हैं। तो नेक्स्ट IAS के बिहाफ से अमितेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज, और हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं और बहुत लोगों की इच्छा होती है कि इस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से क्लियर करें। अमितेश पांगते को जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, हो सकता है इनके लिए उतनी अच्छी न लगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष भरा ये जर्नी रहा है। इन्होंने पहली बार मेंस एग्ज़ाम दिया 2020 में और इस बार क्वालिफाई किए, मतलब इस कम से कम 4 साल के प्रिपरेशन फेज़ में रहे। तो अमितेश, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि जो इस जर्नी है, मतलब आपने पहली बार प्रीलिम्स दिया था 2020 में और इस साल आपका सिलेक्शन हुआ, तो हमेशा से मुझे ऐसे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे लगते हैं कि वो अपना मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखे और कैसे इस लंबी सी जर्नी पे आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करते रहे, या कभी कभी लो पीरियड भी आया होगा, तो कैसे आप अपने हौसला को बनाए रखें। ये इसके बारे में कुछ बताएं तो। यस सर, बिल्कुल ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है मेरे लिए। 4 साल में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं मैंने, बहुत बार मैं सक्सेस के बहुत करीब आकर के वापस लौटा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में सर लाजमी है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा। सर ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो कोई प्ले करता है वो आपका पीयर ग्रुप और आपकी फैमिली होती है, क्योंकि इस सिनेरियो में इंसान अपनी खूबियों को भूल जाता है। जो उसमें अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देखता और जो बुराइयाँ हैं उसी पे मनन करता है। तो ऐसे में कोई सामने वाला इंसान जो कि आपकी खूबियों को देख सके, आप में विश्वास रख सके, वो एक ट्रस्ट दिखा सके जो आप में भी अपने आप में लूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि भाई मेरे अंदर भी वो काबिलियत है कि अभी नहीं तो कभी कभी सही, मतलब मैं आई विल अचीव व्हाट आई हैव सेट आउट टू अचीव। तो सर आई थिंक वो पीयर ग्रुप होना ज़रूरी है, और थोड़ा मुझे लगता है कि अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और मेडिटेशन करना ये भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक में ना फंसे सर। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, और मैं क्लासेस में ये बात को बोला हूँ कि कई बार जर्नी किसी की लंबी भी हो सकती है, तो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करिए और हेल्थ को अच्छा रखते हुए इस एग्ज़ाम को देखिए, क्योंकि मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ की इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में भी टेस्टिंग हो जाएगी। और दूसरी बात जो इनसे इन्फर की जा सकती है वो ये है कि इनकी रैंक 212 है, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, IPS होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको भी वो चीज़ फेस करनी पड़ी है, जैसा इन्होंने कहा कि कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो अपने कुछ पीयर ग्रुप जिनके साथ वो काफ़ी क्लोज हो और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट हो, तो आपके जीवन में भी ऐसे 1-2 साथी होने चाहिए जो आप हमेशा आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें और आपको मोटिवेट करें, ताकि आप एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सके जो निश्चित रूप से टफ तो है ही। दूसरी बात अमितेश की, आपका प्रीलिम्स कभी हर्डल नहीं रहा। यूपीएससी के अलावा भी आपने 1-2 एग्जाम अलग से भी दिए हैं और सब में आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मतलब ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी डिवाइस किए थे कभी कभी आप प्रीलिम्स नहीं फेल किए। क्योंकि आजकल बड़ा डिस्पाइट कट ऑफ अभी आया है प्रीलिम्स का, तो काफ़ी लो स्कोर गया 75 के आसपास जनरल कैटेगरी का। तो कैसे आप हर प्रीलिम्स क्लियर करते थे, ऐसे क्या खास स्ट्रेटजी आपकी थी? हाँ सर बिल्कुल सर, प्रीलिम्स मेरे लिए कभी उतना बड़ा हर्डल नहीं रहा है, और मैं उसके लिए मैं ये इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसा हम लोग यूजुअली प्रीलिम्स के अराउंड एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत ज़्यादा रट्टा मार करके पहुँचना है उसमें, लास्ट के 2 महीने में जितनी चीज़ें आप रोट लर्निंग कर सको उतना करो।
लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स आपकी एक अंडरस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल आप पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, आप ऐसे फैक्ट्स को रट नहीं सकते क्योंकि एकदम रैंडम जगह से चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग होनी है, जिसको मैं बोलूँगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, या मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हुई कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो इसमें आप अब हर किसी सी के अराउंड तो आप नहीं जा सकते और कहें कि सबका याद करें कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो उसमें आपको अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन से वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, या फिर एटलस पढ़ करके वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए। तो सर मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने पे ही मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा। उसके अलावा सर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत हाईली रिवॉर्डिंग होती हैं, करनी चाहिए हमें प्रीलिम्स के लिए। वो है सर एटलस को बहुत ज़्यादा फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं जिसमें आपकी एटलस और जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग वो हेल्प करती है आपको। सर इसके अलावा मैं कुछ जैसे नेगलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कई लोग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, इसको छोड़ के चले जाते हैं। मैं इसकी कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी उनको पढ़ा है मुझे उससे बहुत रिच डिविडेंड्स मिले हैं। सर तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो ये तो स्टैटिक है, मान लीजिए। जैसे इसी के साथ साथ प्रीलिम्स में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स तो कुछ प्योर करंट अफेयर्स होते हैं। एंड आई हैव रियलाइज वन मोर थिंग कि कई सारे डोमेन है, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, उसमें स्टैटिक के साथ मिक्स करके वो करंट मतलब करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो उन दोनों को कैसे आप बैलेंस किए? बिल्कुल सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं सर, कि अब करंट से ज़्यादा मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस हो गया यूपीएससी का, कि जो एकदम ऐसे फैक्चुअल बेस्ड करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि जो स्टैटिक से लिंक करके जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ काफ़ी समय से चल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एग्जांपल लें, तो उसमें डायरेक्ट वो स्पेसिफिसिटीज़ में भी नहीं पूछेंगे कि एसबीआई का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसा है, लेकिन वो ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि इलेक्टोरल फंडिंग का वाइडर इशू क्या है, उससे रिलेटेड क्या सिचुएशन है, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सर मुझे लगता है कि कुछ 1-2 साल के जो करंट कंटेम्प्रेरी अफेयर्स चल रहे हैं, जो मेजर थीम्स चल रही हैं न्यूज़ में, उस पर हमें कमांड होना ज़रूरी है बिफोर प्रीलिम्स। तो उसी से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाती है सर। अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए? बिल्कुल सर, ये मैं हर बार यही कहता हूँ कि यूपीएससी में PYQ इज़ किंग, कि आप किसी भी स्टेज में आप कर रहे हैं, चाहे आप मेंस है या प्रीलिम्स है, इवन इंटरव्यू में आप पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हैं, वही आपकी अकेली सोर्स ऑफ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जो मेंस का दिया रहता है सर। बहुत सारे बच्चों के, जैसे मैं पढ़ाते वक्त ये महसूस करता हूँ कि कई लोग बहुत स्ट्रेटजी, बहुत अप्रोच, और ऐसा भी महसूस किया कि जैसे उनको लगता है कि कुछ बहुत अलग सा इनोवेटिव अप्रोच रखते हैं जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी बस वो गाइडेड मिसाइल की तरह होती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस आए, वो अपने आप में काफ़ी हद तक इंडिकेट कर देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा आपने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर किंग, नो डाउट। मैं बच्चों से भी इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करने जाएं, द मोमेंट यू आर thinking of going for this preparation, you should go for at least 7-8 years of previous year question analysis. Definitely, because they are like a torch. बिल्कुल, they will guide you, they will light on those areas where you can give importance. बिल्कुल सर। और अच्छा, इतना लंबा या बड़ा सिलेबस है, तो आप मतलब आप फ्री हैं, आप ये चाहेंगे एडवाइस देना कि कुछ, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर ये छोड़ दें, मतलब मैं पर्सनली तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ने में बिलीव करता, लेकिन आप चूंकि सक्सेसफुल कैंडिडेट है, तो आप ये चाहेंगे कि क्या कुछ बच्चे छोड़ के भी जा सकते हैं, या पूरा पढ़ना है सिलेबस जो भी आ रहा है? नहीं सर, इस बात की तो मैं कभी भी एडवाइस किसी भी इंसान को नहीं दूंगा जो इस जर्नी में आ रहा है कि कुछ भी छोड़ने का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप जो भी सिलेबस में है, या जिससे भी कोई चीज इंडिकेशन आती है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, वैसे वैसे एरिया को टच किया, तो वो पढ़ना है। छोड़ने का कोई स्कोप नहीं हमारे एग्जाम। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं कि लास्ट में कुछ पढ़ लिया कुछ छोड़ लिया, उस तरह से नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव। सर बिल्कुल सर, क्योंकि इतना तगड़ा कंपटीशन है, ऐसे ऐसे लोग इसकी तैयारी कर रहे होते हैं कि अगर आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी जो दिया हुआ है, जैसा आपने सर बोला PYQs में आया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ भी छोड़ना इस सुसाइड, सर मैं यही बोलूँगा। तो इस बार भी जो लोग बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि सारा सिलेबस कवर हो और PYQ आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थर्ड थिंग अमितेश, की आपने जो भी 4 मेंस दिए, ये 4th अटेम्प्ट था। और शुरू में आपके 2 अटेम्प्ट आपके अपने बीटेक सब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो आपको कब लगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑप्शनल को छोड़ के आप स्विच ओवर किए सोशियोलॉजी? तो हाउ डिड यू
डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर ऑप्शनल, मतलब पहले ही आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल चुना ही क्यों, जी और सर। किन कारणों से आपने वो चेंज किया बीच में, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपने चुना तो उसके पीछे क्या, मतलब द होल आइडिया इज टू आस्क अबाउट कि हाउ डिड यू डिसाइड अबाउट ऑप्शनल एंड व्हाई डिड यू शिफ्ट टू सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल, ये सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द जर्नी है कि आप सही तरीके का अपना ऑप्शनल चूज़ करें, क्योंकि जैसी मेरी जर्नी बताती है कि ऑप्शनल अगर आप गलत चूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको स्विच करना पड़ेगा बीच में। तो सर जब मैंने इनिशियली अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करा था तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं ऑलरेडी 4 साल से उसको पढ़ रहा हूँ, और उस समय तक ऐसे पेपर्स भी आते थे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लग रहे थे देखने में। बट वहीं पे कहीं ना कहीं मेरा एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छे कॉलेज से करी है इंजीनियरिंग और 4 साल से कर रहे हैं, CGPA भी बुरा नहीं है। तो सर वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये है तो ये भी निकाल लेंगे। तो लेकिन सर इसमें बात ये आ जाती है कि आपको इस एग्ज़ाम में आइडियलिज़म में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जिस चीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, गाइडेंस काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है उसकी तरफ, मेरे हिसाब से उसको चूज़ करें। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, जब मैं तैयारी कर रहा था उसकी मेंस की, उस साल सर कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो जनवरी के अराउंड मेंस हुआ था 2022 में। तो सर उसके दिसंबर के अराउंड मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का इतना वास्ट सिलेबस होता है, और हर इंजीनियरिंग ऑप्शनल और इवन मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से GS थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था मेरा। अच्छा, तो उस समय मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, अब ये मैं दे देता हूँ इससे, क्योंकि यहाँ तक आया हूँ। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई ट्राई टू स्विच टू अनदर ऑप्शनल, और वहीं पे फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि दूसरा ऑप्शनल चूज़ करूँगा। और सोशियोलॉजी सर मेरा ऐसा था कि मैंने कुछ इलेक्टिव कोर्सेज जो हमारे IIT में करने रहते हैं, ओके, हाँ, वो उसमें मैंने सोशियोलॉजी के 1-2 कोर्सेज करे थे। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था, और फिर अच्छी गाइडेंस भी अवेलेबल थी, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल था, PYQs अवेलेबल थे अच्छे से, सॉल्व टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थी। तो सर फिर जब मैंने थोड़ा सा प्रैग्मेटिकली सोचा तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सोशियोलॉजी लेना चाहिए। तो सर अगर मैं एक कहूँ समराइज़ करके, तो बस इतना है सर कि मेरे हिसाब से गाइडेंस, कंटेंट और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म में मेरे हिसाब से चूज़ नहीं करना चाहिए ऑप्शनल्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसी को ऑप्शनल हाँ चुने, सर, हम उससे अलग भी चुन सकते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट ये है कि थोड़ा सा ही कम से कम इंटरेस्ट हो, क्योंकि बिल्कुल आपके भाई प्रिपरेशन की जर्नी का साथी होगा। हाँ और सर। जरूरी नहीं कि कोई बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, जी सर। पहली बार दे रहा है प्रीलिम्स, उसका निकल भी जाता है तो पहले ही साल में सेलेक्ट हो जाए, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। बिल्कुल सर। कई बाई चांस अगर 2 साल पढ़ने तो कम से कम इतना तो हाँ रहे सर। कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जब तक, क्योंकि मजा नहीं आएगा पढ़ने में, हाँ आप इस सर। जर्नी से तो पार नहीं पाएंगे। हाँ ये सर। छोटा सेमेस्टर का एग्जाम तो है नहीं, जी तो सर। इसलिए इंटरेस्ट शुड बी a priority, यस and सर। then the content means the material is available and PYQ can Yes, be a sir. helping tool in deciding the सर optional, सर डेफिनेटली। और वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सर। सर वो जैसे कहते भी हैं कि ऑप्शनल एक तरीके से आपके एक लेडी फ्रेंड की तरह है, अगर आप उसको टाइम दोगे तो फिर आपको वो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी इम्पोर्टेंस है मेंस के लेवल पे आंसर राइटिंग की, जी सर। कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब वीकली बेसिस पे, क्या वीक में 2 दिन, या मतलब आप कैसे आंसर sir. राइटिंग को इवॉल्व किए, या Yes, कोई sir. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ताकि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी रहेंगे लिखने के लिए, मोटिवेट करते रहेंगे, तो बच्चे को भी बिल्कुल लगता सर। है कि नहीं, रूटीन बना हुआ है। बिल्कुल सर। सर आंसर आंसर राइटिंग मैं सेकंड नंबर पे प्लेस करूँगा आफ्टर PYQs मेंस के लिए। और आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है आपका एग्जामिनर से है, और वो है आपकी कॉपीज़ के थ्रू। तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम टॉप नॉच का होना चाहिए, चाहे आपका कंटेंट में भी थोड़ा सा अगर आप नहीं भी पढ़ के जा पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो जाए कि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में, सब लोग साथ में बैठ करके लिख रहे होते हैं मेंस का पेपर, उतनी प्रेशर सिचुएशन में आप अच्छे डिसेंट लेवल का प्रेजेंटेशन वहाँ पर हर क्वेश्चन में दे करके आ पाए। तो उसके लिए सर एक तरीके का आपको इतने ज़्यादा टेस्ट्स लिखने पड़ते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाए कि भैया ऐसा सवाल आएगा तो मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा। तो सर उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही आपकी प्रिपरेशन भी होती है। आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शेड्यूल कर सकते हैं, फिर टेस्ट दीजिए, उससे एनालिसिस मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, अच्छे मेंटर्स से आप उसका फीडबैक लीजिए, इम्प्रूव करिए अपना प्रेजेंटेशन। और मैं तो सर हाईली रिकमेंड करूँगा बोथ टेस्ट सीरीज़ और
जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी अब काफ़ी जगह शुरू होने लगे हैं। बिल्कुल। मैं दोनों चीज़ रिकमेंड करूँगा सर। और इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इतना टेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस का जब एग्जाम कोई बच्चा देने जा रहा है तो इतना स्कोप ही नहीं रखता कि आप बहुत ज़्यादा सोचें और फिर लिखें। हाँ सर। मतलब इतनी रिपीटेटिव एक्सरसाइज घर पे ही हो जानी चाहिए बिल्कुल कि सर। द मोमेंट यू गेट अ क्वेश्चन एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन गेट अ Yes, sir. आंसर रिगार्डिंग दैट, आपके पास वो आइडिया आनी चाहिए। Yes, sir. और वो लिख लिख करके प्रैक्टिस करके ही हो बिल्कुल सर, पाएगी। बिल्कुल सर, और definitely. तो मेंस के लेवल पे जब आप आंसर लिखने जाते हैं तो उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चंस को हमको इंक्लूड करना चाहिए कि कहीं के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस ही होने चाहिए, या पिछले 5 साल के हम प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर भी लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सर बिल्कुल सर, PYQs इसमें भी किंग है। इसमें भी इनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताएंगे किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। सिलेबस तो हमें पता है, लेकिन किस तरीके से उस सिलेबस से सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमें PYQs ही बता सकते हैं, मेंस प्रीवियस ईयर के मेंस का। और सर टेस्ट सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे सवाल आते हैं उन्हीं थीम्स पे जो कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करवाते हैं। तो सर मैं दोनों चीज़ बोलूँगा, बट PYQs डेफिनेटली सर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग न्यूज़पेपर। यस सर। आप पर्सनली अपनी तरफ से कोई न्यूज़पेपर रिकमेंड करेंगे बच्चों को जिसको पढ़ना चाहिए? सर मैंने दोनों ही आपकी पढ़े हैं। इंडिविजुअल चॉइस कोई है? हाँ सर। सर अभी तक तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पे को ही ज़्यादा मैंने टाइम दिया है, बट मैं पहले हिंदू भी पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगता है। अब मैंने रिसेंटली कुछ और न्यूज़पेपर जैसे लाइव मिंट वगैरह भी पढ़ने शुरू करे हैं, बट मैं अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगा कि इसमें जाएँ। वो मे बी जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ उसके आर्टिकल्स। बट सर मैं रिकमेंड करूँगा एक न्यूज़पेपर तो आपको लग करके पढ़ना ही है। मैंडेटरी। हाँ मैंडेटरी है। उसमें वो भी नहीं कि आप कहीं से उसकी मतलब वो जो एनालिसिस आने लगी है, आप मेरे हिसाब से तो आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। एडिटोरियल पढ़ने भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियसली आपका कमांड ओवर लैंग्वेज इंप्रूव कर देता है, जो कि आपका आंसर राइटिंग में भी उसको कंट्रीब्यूट करता है। और बहुत सारे केस स्टडीज एग्जांपल्स का सोर्स रहता है सर न्यूज़पेपर, और वो बहुत अच्छा लगता है जब एक आंसर में एक रीसेंट केस स्टडी किसी ने डाल रखी होगी सर। मतलब डिस्पाइट ऑल द मटेरियल कंटेंट अवेलेबल इन द मार्केट, बट न्यूज़पेपर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, उसकी हैबिट होनी चाहिए पढ़ने बिल्कुल की। सर, बिल्कुल हैबिट होनी चाहिए। तो क्या नोट्स भी बनाने चाहिए न्यूज़पेपर से, मतलब या फिर अंडरलाइन करके कुछ कट कर ले, मतलब कैसे आपने कैसे किया होगा न्यूज़पेपर पढ़ के? Yes, या सिर्फ पढ़ लेते थे, कैसे करते थे आप इसको? सर मैं डायरी में मैं तो नोट्स बनाया करता था। अच्छा। मैं पूरा न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाता था, कुछ अगर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं क्या करता था कि कोई टॉपिक अगर जैसे मुझे कोई एग्जांपल मिला तो मैं वो एग्जांपल लिखता था, और उसके नीचे मैं लिख देता था मैं कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसको। कि GS2 में मैं मान लीजिए गवर्नेंस में एज अ केस स्टडी यूज़ करने वाला हूँ, या फिर GS1 में अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई एक अच्छी इंसाइट आ गई, अच्छा एग्जाम्पल आ गया, तो मैं वैसे करके सर मैं बनाया करता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर न्यूज़पेपर के सारे पूरे पढ़ के हर टॉपिक के नोट्स बनाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो आपको मेंस में डायरेक्टली हेल्प कर सकता है वो सिलेबस को देखिए और सिलेबस से मैप करने की कोशिश करिए, और वैसे आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं सर। ओके, एंड कमिंग टू द लास्ट स्टेज, इंटरव्यू। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग इंटरव्यू? हाउ अ पर्सन शुड कैरी हिमसेल्फ इन द इंटरव्यू? सर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू में, और वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपकी डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। कि इंटरव्यू हम कह देते हैं, बट इट इज़ मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट UPSC में। तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके जो कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपके डैफ में मैंशनड है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। बट सर मैं उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बट मैं इंटरव्यू के लिए कहूँगा सर कि होप फॉर योर डैफ पूछा जाए, बट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो तैयारी अपनी पूरी करके जाइए, बट कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाइए कि उसी से ही आएगा जो आप पढ़ के गए हैं। अच्छा, तो कोई आपको डिफ़िकल्ट इस साल जब आपका सिलेक्शन हो तो कोई इंटरव्यू में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जो आपको लगा कि नहीं यार इसका आंसर क्या होगा? सर एक था सर ऐसा, मैं मतलब मेरी हॉबी थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड प्ले करता हूँ। अच्छा। तो उसमें मैं सॉन्ग कवर्स बनाता हूँ। तो लेकिन उन्होंने फिर उससे पकड़ करके मुझे सीधा जैज़ और हिप हॉप के सवाल पूछने लगे। अच्छा। तो मैं वहीं स्टार्ट में थोड़ा सा स्टार्टल हो गया कि ये कहाँ से आप वहाँ पहुँच गए। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद फिर कंपोजर अपना गेन करा।
लेकिन वो हो जाता है सर, वो कभी भी कोई ऐसे भी सवाल आ सकते हैं सर। बिल्कुल। तो कभी सवाल नहीं आए, मान लीजिए बाई चांस जी ऐसा सर। कोई टफ क्वेश्चन आ गया हाँ सर। और आपको आंसर ही नहीं पता है, हाँ तो आप कुछ क्या गेस वर्क पे बिलीव करते हैं या फिर बोल देंगे पोलाइटली कि नहीं सर आई डोंट नो? सर गेस वर्क तो नहीं मैं रिकमेंड करूँगा इंटरव्यू में, क्योंकि वो जो सामने बैठा है वो उसको नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बट उसको लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे दुगना है ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप गेस वर्क करेंगे तो एक सेकंड में उस सामने वाले को पता चल जाता है कि ये फ्लूक कर रहा है। तो सर मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा गेस वर्क करना। आप पोलाइटली बोलिए, अगर उनको थोड़ा और प्रोब करना होगा वो फिर से कुछ और सवाल पूछेंगे उससे रिलेटेड, बट अपने एंड से उनको ऐसा कोई नेगेटिव अपना एस्टिमेशन मत दीजिए सर। चलिए ठीक है अमितेश, ये इंटरव्यू यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल सर।